नमस्कार दोस्तों। मुंबई में बॉलीवुड और टीवी की हीरा मंडी का ये पार्ट 3 है। दोस्तों 1980 में जरीना वहाब और मिठुन चक्रवर्ती की एक फिल्म आई थी जिसका नाम था सितारा। बॉलीवुड के बैकग्राउंड पर बनी उस फिल्म में गुलजार का एक गाना था जो इस इंडस्ट्री पर बिल्कुल सटीक बैठता है। जब भी ग्लैमर इंडस्ट्री में समझौतों और जिस्म फरोशी की बात आती है, मुझे उस गाने की पंक्तियां याद आ जाती हैं। गुलजार ने कहा था कि यहाँ कोई साथी सहारा नहीं है, यहाँ डूबते को किनारा नहीं है, बड़ी नीची राहें हैं ऊंचाइयों की, ये साए हैं, ये दुनिया है परछाइयों की। दोस्तों बॉलीवुड और टीवी की हीरा मंडी में समझौते वही नीची राहें हैं जिनसे गुजर के ज़्यादातर लोग मशहूरियत और पैसों की ऊंचाइयों तक पहुंचते हैं। उस फिल्म में जरीना वहाब ने बॉलीवुड की हीरोइन का ही रोल किया था और कई सालों बाद उन्हीं के पति से टकरा गई मुंबई में हीरोइन बनने आई एक एस्पायरिंग एक्ट्रेस यानी स्ट्रगलर लड़की कमसिन कंगना रनौत। कुछ 10वीं तक पढ़ी कंगना हिमाचल प्रदेश के एक छोटे से शहर से 16 साल की उम्र में दिल्ली पहुंची थी। वहां थोड़ी मॉडलिंग और थिएटर करने के बाद वो एक्ट्रेस बनने मुंबई आ गई। मैं ये बात आपको बाद में बताऊंगी कि मैं कंगना का जिक्र क्यों कर रही हूँ। फिर वो कुछ लड़कियों के साथ पीजी रहने लगी और आशा चंद्रा के एक्टिंग स्कूल में उसने एडमिशन लिया। काफ़ी मेहनत के बाद उसे फिल्म मेकर पहलाज नहलानी ने अपनी फिल्म आई लव यू बॉस में कास्ट करने का वादा किया था, लेकिन वो फिल्म कभी नहीं बनी। उसके पिता ने नाराज़ होकर उससे रिश्ता तोड़ लिया था। दोस्तों किसी भी स्ट्रगलर की तरह कंगना के पास भी पैसे नहीं थे। बिल्कुल फिल्मी सिचुएशन में उसकी मुलाकात हो गई हरी आंखों वाले उस वक्त के एक हैंडसम स्टार आदित्य पंचोली से। पंचोली ने एक इंटरव्यू में बताया था कि उसकी मुलाकात कैसे हुई थी। 27 जून 2004 को तेज़ बारिश का एक दिन था। जुहू तारा रोड पर आदित्य पंचोली अपनी कार में बैठा था। वो अपने बिल्डर दोस्त की बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन देख रहा था। सामने सड़क के पार एक गोरी पतली सी लड़की बाइक पर बैठी थी अपने दोस्त के साथ। शेड के नीचे वो बाइक थी। शायद वो आशा चंद्रा एक्टिंग क्लासेस से निकले थे। उस लड़की के दोस्त ने पंचोली को पहचान लिया और लड़की को उसकी तरफ इशारा किया। लड़की ने पंचोली का देखा तो शेड से निकल के बारिश में ही भीगते हुए उसकी कार के पास आई और उससे बात करने लगी। पंचोली का कहना है कि संघर्ष उसके चेहरे पर दिख रहा था। वो पीली पड़ रही थी। दोस्तों वो कंगना रनावत थी। उसने आदित्य से उसका नंबर मांगा। कई बार कॉल करके उससे मिलने की जिद करने लगी। दोनों की बातें शुरू हो गई। शादीशुदा और बच्चों वाले आदित्य पंचोली ने आखिर उसे अपने दोस्त के घर रखवा दिया और फिर जल्दी ही उसके साथ वहीं लिव इन रहने लगा। पंचोली उससे उम्र में 20 साल बड़ा था और बीवी बच्चों वाला भी था। उस वक्त कंगना कुछ कमाती नहीं थी और उसे मुंबई में रहने के लिए एक सहारे की ज़रूरत थी। इस शहर में दोस्तों कोई अपने सगे रिश्तेदार को नहीं रखता तो किसी अनजान लड़की को क्या रखेगा। मैंने आपको बताया था कि प्रियंका चोपड़ा ने अपने चाचा की लड़की परिणीति को भी अपने घर में नहीं रखा था। वो अंधेरी में ही कहीं पीजी रहती थी। तो ऐसे में आदित्य पंचोली ने कंगना को इंसानियत के नाते तो नहीं रखा था और न उस आदमी को किसी से प्यार व्यार होता है, लेकिन उसका दिल कंगना पर ज़रूर आ गया था। उसने कंगना को बॉलीवुड में लोगों से मिलाना शुरू किया। अपने साथ पार्टियों में, अवार्ड फंक्शंस में साथ ले जाता था। आखिर सबको पता चल गया इंडस्ट्री में कि वो पंचोली की नई गर्लफ्रेंड है। उधर पंचोली घर नहीं जाने लगा तो जरीना वहाब अपने पति को ढूंढने लगी, दोस्तों को फ़ोन करने लगी। पंचोली ने कंगना की बहुत मदद की, लेकिन उसकी मजबूरी का खूब फ़ायदा भी उठाया। वो 16 साल की थी। करीब 18 की उम्र में कंगना को गैंगस्टर फिल्म के रूप में बहुत बड़ा ब्रेक मिल गया। पंचोली का कहना है कि उसने अनुराग बसु को उसकी फ़ोटोज़ दिए थे, तब उसकी कास्टिंग हुई थी। लेकिन कंगना कहती है कि अनुराग ने उसे कैफ़े में देखा था और अपनी फिल्म की लीड हीरोइन के लिए कास्ट किया था। वो 2 साल लिव इन में रहे। 2006 में जब कंगना की बहन रंगोली पर देहरादून में एक आदमी ने एसिड अटैक किया तो पंचोली वहां पहुंचा और फौरन उसे अरेस्ट कराया। रंगोली को उसने मुंबई शिफ्ट कर दिया। आदित्य ने कंगना का पूरा साथ दिया, हर तरह से मदद की, लेकिन फिर वो उसे लेके बहुत पॉसेसिव होने लगा। दोनों में लड़ाई और झगड़े होने लगे तो कंगना को उसने मारना पीटना शुरू कर दिया। कंगना उन दिनों शाका लाका बूम बूम फिल्म की शूट कर रही थी।
आखिर तंग आके कंगना ने पंचोली का घर छोड़ दिया और उसे बिना बताए छुपकर कहीं और रहने लगी। आखिर 2007 में काफी बड़ा सीन क्रिएट हुआ। एक रात को 11 बजे पंचोली ने कंगना को ढूंढ लिया। वो एक पार्टी में थी। पता चलते ही वो पार्टी से भाग गई तो आदित्य पंचोली ने कार से उसका पीछा किया। उस रात दोनों के बीच बहुत बड़े तमाशे के बाद कंगना ने पंचोली के खिलाफ हिंसा और शारीरिक शोषण की कंप्लेन दर्ज कराई। पंचोली ने भी क्रॉस कंप्लेन की। कंगना टैलेंटेड थी और उसे तब तक काम मिलने लगा था तो वो उसके चंगुल से आखिर निकल गई। कंगना आज कहती है कि आदित्य ने उसका बहुत सारा पैसा हड़प लिया और अब कुछ महीनों पहले कंगना ने यह भी कहा है कि बॉलीवुड में उस पर किसी का कोई एहसान नहीं है। यानी उसके कहने का मतलब ये है कि आदित्य पंचोली अपना एहसान वसूल चुका था। बोल्ड कंगना ने यह स्टेटमेंट देके सबको चौंका दिया कि बॉलीवुड में किसी भी हीरोइन को किसी के साथ सोए बिना फिल्म नहीं मिलती। दोस्तों, कंगना का केस बताने के पीछे मेरा मकसद ये है कि रोजाना देश भर से कई लड़कियां हीरोइन बनने मुंबई आती हैं। उन्हें भी किसी सहारे या स्टेपिंग स्टोन की तलाश होती है, लेकिन सारी लड़कियां कंगना की तरह इतनी लकी नहीं होती कि कोई बॉलीवुड का बड़ा एस्टैब्लिश्ड आदमी या गॉडफादर उन्हें मिल जाए और उनका खर्च संभाले, लोगों से मिलाए, नेटवर्किंग कराए और हर तरह उन्हें मैनेज करे। स्ट्रगलर लड़कियों को अक्सर अपने घर से पैसे नहीं मिलते, इसलिए उनमें से ज्यादातर लड़कियां हीरोइन बनने की कोशिश में जिस्म फरोशी के कारोबार में उतर जाती हैं और फिर तो इसकी लत पड़ जाती है। दोस्तों, लोग सिर्फ कुछ एक्टर्स के झूठे सच्चे किस्से सुन के गुमराह होते हैं, लेकिन बहुत कम ही होते हैं जिन्हें माया नगरी में आकर कामयाबी और पहचान मिलती है। नाकामयाब और असफल कंगनाओं से यहाँ की बियर बारें और सेक्स रैकेट्स भरे पड़े हैं। संघर्ष के दौर में कई लड़कियां और एक्ट्रेसेस किसी अमीर बूढ़े मेहरबान को ढूंढ लेती हैं। इसके लिए एक टर्म है शुगर डैडी। ये सोशल ट्रेंड पश्चिमी देशों में बहुत पुराना है कि कम उम्र की 15 से 18-19 साल की लड़कियां 60-70 साल के किसी अमीर आदमी से रिलेशन रख लेती हैं। वो उनके पूरे खर्चे उठाता है, तब तक वो अपनी पढ़ाई पूरी करती हैं और काम ढूंढती हैं। मुंबई की फिल्म और टीवी इंडस्ट्री की स्ट्रगलिंग एक्ट्रेसेस में ये ट्रेंड खूब चलता है। ये एक्सक्लूसिव जिस्म फरोशी की डील है। अंधेरी के वर्सोवा इलाके में सिटी मॉल के सामने कई ऊंचे टावर्स हैं। इस इलाके को लोखंडवाला आमतौर पर कहा जाता है, लेकिन टेक्निकली ये वर्सोवा में आता है। उनमें कुछ सालों पहले एक ओबरॉय कॉम्प्लेक्स बना था। वहाँ सालों से कई अमीर सेठ लड़कियों को फ्लैट में रख देते हैं, खर्चा देते हैं। वो एक्टिंग का काम ढूंढती रहती हैं, ऑडिशंस देती रहती हैं। काम मिलने में सालों लग जाते हैं और कोई छोटा मोटा काम मिल भी जाए तो उससे खर्च तो नहीं चल सकता और लगातार काम भी नहीं मिलता। तो ये शुगर डैडी उनका खर्चा उठाते हैं और बदले में वही लेन देन का रिश्ता, वही सर्विस। स्ट्रगलिंग एक्टर्स के लिए महाडा यानी महाराष्ट्र हाउसिंग डेवलपमेंट के सस्ते घर बहुत पॉपुलर है। अंधेरी के पास जोगेश्वरी गोरेगांव के बीच ओशीवारा इलाके में महाडा की पाटलिपुत्र सोसाइटी बहुत बदनाम है। वो तो रेड लाइट एरिया ही बन गया है। फिर इनके तमाशे, लड़ाइयाँ, झगड़े, मारपीट इतने होते हैं कि कई बार पुलिस केस हो जाते हैं। मर्डर या आत्महत्या जैसी वारदातें भी हो जाती हैं। इसलिए अंधेरी और आसपास के इलाकों में बैचलर्स को घर मिलना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि पुलिस केस हो गया या कोई बड़ी वारदात हो गई तो फ्लैट सील हो जाता है। फिर मकान मालिक न उसे किराए पर दे सकता है न बेच सकता है, और सालों बाद वो फ्लैट रिलीज भी हो जाए तो उसे कोई नहीं खरीदता या कोई भी किराए पर उसमें रहना नहीं चाहता। मलाड वेस्ट में लिंक रोड के पास धीरज सॉलिटेयर अपार्टमेंट के फ्लैट नंबर 201 में, जिसमें टीवी क्रिएटिव नीरज ग्रोवर का मर्डर हुआ था, उसे कोई किराए पर नहीं लेता था, न कोई खरीदार मिलता था। मेरे एक लेखक मित्र उसी बिल्डिंग में रेंट पर रहते थे और वो कहते थे कि वहाँ भूत है। लिफ्ट अपने आप जाकर सेकंड फ्लोर पर फ्लैट के सामने खुल जाती है। दोस्तों, ऐसी कई कहानियाँ उस फ्लैट के बारे में मशहूर थीं क्योंकि उसमें मर्डर हुआ था। अब दोस्तों, एक बात मैं आपको और बताती हूँ कि ये स्ट्रगलिंग लड़कियाँ पार्टियों में और मीटिंग्स में जिन्हें अपना मंगेतर या फियोंसे कह के मिलाती हैं, वो अक्सर इनके एजेंट ही होते हैं। इनकी कोशिश होती है कि कैसे बड़ी पार्टियों के इन्विटेशंस मिल जाएं, अवार्ड फंक्शंस के पास मिल जाएं। आईपीएल की पार्टियों में भी ऐसी लड़कियां पकड़ी गई अपने तथाकथित मंगेतरों के साथ।
और बाद में पता चला कि वो उनके एजेंट थे। इन लड़कियों को काम मिल भी जाता है तो भी ये जिस्म फरोशी का सिलसिला या लत नहीं छूटती, शादी के बाद भी नहीं छूटती। कई बार ये शादियां भी ऐसे लल्लुओं से करती हैं जो उनकी एक्टिविटीज़ में दखल न दे, इसलिए जल्दी ही इनके तलाक भी हो जाते हैं। कई आदमी पैसे के लिए इसे बर्दाश्त करते हैं, फिर कभी किसी मर्द की गैरत जाग जाती है तो वो इन्हें छोड़ के अलग हो जाते हैं। हीरा मंडी की तवाइफों के पतियों की हैसियत भी क्या होती है महज उनके एजेंट के अलावा। एक ऐसी ही बहुत बड़ी टीवी स्टार रही है नीता मिश्रा। नीता ने एक बड़े चैनल के एक वक्त के हाईएस्ट रेटिंग शो में यानी सीरियल में हिट हीरोइन का रोल प्ले किया था, यानी लीड हीरोइन का रोल प्ले किया था। अब भी वो रियलिटी और टीवी शोज में आती रहती है। बहुत ही खूबसूरत चेहरा और फिगर के कारण उसे बला के खूबसूरत या खूबसूरत बला कहते हैं। दोस्तों, वो भी एक छोटे शहर से मुंबई आई थी अपने लल्लू जैसे पति को लेके। उसने एक्टिंग के साथ 2 नंबर का काम भी किया। एक बड़े चैनल के सीईओ से एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी उसका था। फिर कुछ सालों बाद उसने पति को तलाक दे दिया और बच्चा अपने पास रख लिया। उसने मानसिक मरीज बन चुके अपने पति को 65 लाख के फ्लैट के बदले ये शर्त रखी थी कि वो अपनी बेटी से कभी नहीं मिलेगा, और उस नाकारा और निकम्मे पति ने फ्लैट के बदले अपनी बेटी का रिश्ता बेच दिया और कुछ ही अरसे में एक और सी ग्रेड आइटम गर्ल के साथ वो रहने लगा। वो एक्ट्रेस चाहती तो किसी रईस आदमी से दूसरी शादी कर सकती थी, लेकिन उसे अपना पैसा चाहिए था। उसने दूसरी शादी भी की तो एक सीधे साधे आदमी से, और एक बच्चे को जन्म देके उसे भी छोड़ दिया। वो आदमी अब तक अपने बच्चे से मिलने के लिए तरस रहा है। कभी कोर्ट जाता है, कभी मीडिया में बोलता है, और मेरी नज़र में तो वो है भी इसी लायक। जब उस महिला के बारे में पूरी इंडस्ट्री जानती है तो क्यों उससे शादी की उसने? जब उसकी शादी हुई थी, यानी उनकी शादी हुई थी, तो चैनल में मेरा एक कोलीग था जो उन दोनों के सीरियल का पहले क्रिएटिव हेड हुआ करता था। उसने गर्व से कहा था कि दोनों मेरे बहुत क्लोज फ्रेंड्स हैं। मैंने कहा कि ऐसे लोग किसी के भी दोस्त नहीं होते, दूर रहो इनसे, और साल भर में अंजाम सामने था। अब मैं आपको एक बड़ी भोजपुरी फिल्मों की हीरोइन के बारे में बताती हूँ जिसका नाम था चांदनी। वो भी जिस्म फरोशी में शामिल थी। शायद जिस्म फरोशी के कारोबार में बहुत सारी बड़ी हीरोइन शामिल हैं जो अच्छी एक्ट्रेसेस भी हैं, यानी उन्हें जिस्म फरोशी भी करनी होती है और काम भी वो करती रहती है, यानी डबल मेहनत करती हैं। चांदनी भोजपुरी फिल्मों की बहुत ही लोकप्रिय हीरोइन थी और काफ़ी अमीर परिवार से थी। सन 2000 के दशक में चांदनी की शादी भोजपुरी फिल्मों के ही एक बड़े खानदान के बेटे हितेश से होने वाली थी। वो उस चांदनी के प्यार में पागल था। दोनों की सगाई भी हो चुकी थी, लेकिन उस भोजपुरी फिल्मी परिवार की दोस्ती यूपी के एक बड़े नेताजी से थी, इसलिए वो नहीं चाहते थे कि ऐसे चरित्र की लड़की चांदनी उनके मित्र परिवार की बहू बने। उनके खुद की दोस्ती भी उससे थी। तो चांदनी की असलियत उजागर करने के लिए उन्होंने अपने एक दोस्त, एक बड़े बिजनेसमैन के साथ हितेश के परिवार को पुणे की एम्बी वैली में बुलाया। तब एम्बी वैली बहुत ही मशहूर ऐशगाह मानी जाती थी जिसका बहुत सारा मालिकाना हक सहारा ग्रुप का था। नेताजी ने चांदनी को वहां होटल में रूम में बाकायदा बुकिंग करके बुलाया और हितेश और उसके माँ बाप के सामने पेश कर दिया। बहुत बड़ा सीन हुआ था। अब उन्हें यकीन आया कि नेताजी सच कह रहे थे। हितेश, जो बहुत ही हैंडसम एलिजिबल बैचलर था, उसका दिल टूट गया। वो वहाँ से रोते रोते मुंबई वापस आया। वो सगाई टूट गई और शादी होने से पहले ही ख़त्म हो गई। आज तक लोग पूछते हैं कि वो सगाई क्यों टूटी। दोनों फिल्मी परिवारों ने और ख़ुद हितेश और चांदनी ने भी इस बारे में आज तक एक शब्द नहीं कहा। बाद में चांदनी ने पैसों के लालच में हैदराबाद के एक बड़े रईसजादे से शादी कर ली। फिर उसके साथ कुछ साल रह के 2 बच्चे करके तलाक लेके वापस आ गई। पहले तो इनकी माएँ इन्हें यह राह दिखाती हैं, जबकि इनके पास पैसे की कमी नहीं होती, कोई मजबूरी नहीं होती। लेकिन कहते हैं ना कि पैसे की हवस कभी ख़त्म नहीं होती। इन्हें कितना भी मिल जाए कम है। दोस्तों, अमर सिंह के बॉलीवुड हीरोइन से रिश्ते तो हमेशा चर्चा में रहे हैं। खासकर जब उनके कॉल्स टैप हुए थे तो कुछ बॉलीवुड हीरोइंस के कॉल भी रिकॉर्ड हुए थे। उसी मामले में बिपाशा नाम की एक एक्ट्रेस ने उन्हें कॉल किया था, जिसकी रिकॉर्डिंग आम हो गई थी, यानी रिलीज़ कर दी गई थी, मीडिया में लीक हो गई थी और सबने दिखा दी थी।
उस एक्ट्रेस बिपाशा ने सेडक्टिव आवाज़ में कहा कि हाउ आर यू अमर जी, यू हैव फॉरगॉटन मी। अमर सिंह बोले नो आई हैव बिकम वीक। वो बोले नो नो यू आर सो हैंडसम एंड डैशिंग। तो बाद में इतना हंगामा हो गया कि आखिर बिपाशा ने स्टेटमेंट जारी करके खुद मीडिया से कहा कि वो लड़की कोई और थी। अगर कोई लड़की खुद को बिपाशा नाम से इंट्रोड्यूस करती है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो मैं यानी बिपाशा बसु ही है। बाद में उन्होंने कोर्ट से स्टे ले लिया था, इसलिए बाकी की रिकॉर्डिंग्स रिलीज़ नहीं हुई। लेकिन उनमें से कई और बॉलीवुड हीरोइंस के कॉल थे जो रिलीज़ नहीं हुए, सामने नहीं आए। दोस्तों, उनमें एक और बॉलीवुड की सुपरहिट हीरोइन रागिनी का फ़ोन भी रिकॉर्ड हुआ था, जो सिर्फ एडिटर्स नहीं सुना था, बाहर नहीं आया था। उसमें अमर सिंह ने एक टॉप हीरोइन को कॉल करके पूछा, रागिनी वेयर आर यू? तो रागिनी ने जवाब दिया, आई एम इन कोलकाता। तो अमर सिंह बोले, नेताजी वॉन्ट्स टू मीट यू। तो रागिनी बोली, हाउ कैन आई कम, आई एम गेटिंग मैरिड इन 10 days, आई एम शॉपिंग इन कोलकाता। तो अमर सिंह बोले, नो यू हैव टू कम। तो रागिनी बोली, ओके आई एम टेकिंग नेक्स्ट फ्लाइट एंड कमिंग। ये सारी रिकॉर्डिंग कभी सामने नहीं आई। आप जानते हैं कि अमर सिंह के करीबी रिश्ते मुलायम सिंह यादव और सुब्रत रॉय से थे। अब सुब्रत रॉय के बारे में भी कुछ अफवाहें होनी थी, उन पर भी बात करते हैं। जब सहारा ग्रुप के मालिक यानी सुब्रत रॉय को 2004 में एड्स होने की खबर उड़ी थी, तब कई दिनों तक बॉलीवुड की कई टॉप A-लिस्ट हीरोइंस ने मुंबई के बहुत बड़े लीलावती हॉस्पिटल में नकली नामों से HIV के टेस्ट कराए थे। वो खुद नहीं गई थी, बल्कि ब्लड सैंपल्स उनके घर से हॉस्पिटल ले जाए गए थे। वो हीरोइंस डर गई थी कि कहीं उन्हें भी तो एड्स नहीं है, HIV इन्फेक्शन तो नहीं हो गया। अब आप समझ लीजिए कि कैसा माहौल है और क्या माजरा था। 2005 में टाइम्स ऑफ इंडिया के एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में सुब्रत रॉय ने मेडिकल सर्टिफिकेट दिखा के दावा किया था कि उसे एड्स और HIV नहीं है, वो बिल्कुल स्वस्थ है। ये तो समाज का नियम है कि जहाँ पैसा है वहाँ ग्लैमर पहुँच ही जाता है। लोहा मैग्नेट को जैसे खींचता है। ये तो सिगरेट की बिक्री जैसा है कि किसे दोष देंगे, खरीदने वाले को या बेचने वाले को। दोस्तों, फिल्म ब्लफ मास्टर में टीनू आनंद प्रोड्यूसर के रोल में एक डायलॉग कहते हैं। वो कहते हैं कि तवाइफें हैं, पैसा फेंको तो नाचती हैं, नहीं तो नचाती हैं। तो कुछ के मामले में तो ये बात सच्ची साबित होती है। तो दोस्तों, बॉलीवुड और टीवी की हीरा मंडी का ये एपिसोड यहीं तक। अगले एपिसोड में मुलाकात होगी। और मुझे ये बात कहना बहुत ही बुरा लगता है, लेकिन आप सब्सक्राइब करिए प्लीज़। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक भी कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब तो ज़रूर कीजिए, क्योंकि मेरे सब्सक्राइबर्स की संख्या बढ़ नहीं रही है और व्यूज़ बहुत सारे आते हैं। तो मुझे आपकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है अगर आप बॉलीवुड का सच सुनते रहना चाहते हैं तो। धन्यवाद।